नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, भारतीय राजनीति में दो ऐसे राजनेता जो अपने विरोधियों को गाली देने के लिए, अपने विरोधियों को कोसने के लिए अलग अलग दो नायाब तरीके अपनाए हैं। एक ऐसा नेता है भारतीय राजनीति का जिसको जब भी इस भारत अपने विरोधियों को गाली देना होता है, कोसना होता है, उनको नीचा दिखाना होता है, तो वह विधानसभा का आड़ लेता है। दरअसल उस नेता को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि विधानसभा में बोला गया किसी भी बात पे मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। उसी तरह से एक दूसरा नेता है जिसको अपने विरोधियों को गाली देना होता है, नीचा दिखाना होता है, वो विदेशी धरती का सहारा लेता है, क्योंकि उनको भी पता है कि विदेश में अगर मैं कोई बात बोलूंगा तो भी मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जिन मैं दो नेताओं का बात कर रहा हूं उसमें तो एक वर्तमान में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है और दूसरा इस देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अघोषित राजकुमार, जो कि ना ही किसी पद पे है भारतीय राजनीति में या अपने पार्टी में, लेकिन फिर भी वो अपने पार्टी का अघोषित सर्वे सर्वा मालिक है, वो है राहुल गांधी। और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के ऊपर ही। दरअसल आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी अभी अमेरिकी यात्रा पे है और अमेरिका यात्रा पे वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह का वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सरकार पे, उनके आरोप प्रत्यारोप को अगर आप सही से समझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के आड़ में इस देश के क्षेत्रीय छत्रपों और क्षेत्रीय दलों का कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है। जी, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल राहुल गांधी अपने इस अमेरिकी दौरा पे एक बयान दिए हैं, और वो बयान क्या दिए हैं? दरअसल वो बयान में अपने उससे एक पत्रकार ने पूछा, केरल की एक राजनीतिक दल है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ऊपर सवाल पूछा। उसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है। अब यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहना, वो भी पूरी तरह से सेकुलर पार्टी कहना, इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा शर्मनाक बयान भारत के किसी राजनीतिक सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नेता के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी जी अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कह रहा है तो उनके मजबूरी को समझिए। केरल में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक गठबंधन है। और यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कौन है? दरअसल यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही पार्टी है जिसका इतिहास से लेके वर्तमान पूरा काला ही काला है। देश में अराजकता, नरसंहार और दंगों के लिए ये पार्टी जानी जाती है। चाहे आजादी से पहले के इसके इतिहास को देखिए या आजादी के बाद जब ये बना तब से अब तक के इसके इतिहास को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यह पार्टी और इसके नेता भारत में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक नरसंहार के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में नजर आई है। दरअसल वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसका संस्थापक सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहब हैं। और अगर आप मोहम्मद इस्माइल साहब के इतिहास को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि ये मोहम्मद इस्माइल साहब वही व्यक्ति है जो आजादी से पहले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक सक्रिय सदस्य और वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, मद्रास प्रेसिडेंटी का। और यही व्यक्ति और इनके भाई वगैरह, जिसमें एटीएम अहमद इब्राहिम और केएम शेट्टी साहब और इनके एक और साथी बी पोकर साहिब बहादुर, ये सब के सब मद्रास प्रेसिडेंटी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता हुआ करता था। और इन्हीं लोगों के साथ में ये मोहम्मद इस्माइल भी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे मद्रास प्रेसिडेंटी के। उस समय 1945 में मोहम्मद इस्माइल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की मद्रास राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। यह अध्यक्ष रह चुके हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के। और मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग वही पार्टी है जो भारत का विभाजन सिर्फ दो संप्रदाय के आधार पे करवाया। और वो किस लिए? क्योंकि मुस्लिम लीग और जो उसका नेता था जिन्ना, उसका मानना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि उनका पूरा
जीवन का रहन सहन हो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। और सही बात है, वो है भी, लेकिन सिर्फ इसके आधार पे इन्होंने इस देश का 2 टुकड़े में विभाजन करवाया था। उस समय ये सब के सब नेता उस पार्टी के ही नेता हुआ करते थे। उसी पार्टी ने इस देश के बंटवारा करवाने के लिए और अपने बात को मनवाने के लिए किस तरह से 16 अगस्त 1946 को बंगाल, उस समय के कलकत्ता से, जो जिस समय में वहां का शासन सत्ता वहां के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहरावर्दी के हाथों में था, उस मोहम्मद सोहरावर्दी के नेतृत्व में 1946 में किस तरह से कलकत्ता शहर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, यह देश के किसी भी लोग से छिपा हुआ नहीं है। उस पार्टी के नेताओं को, जिसने आजादी के बाद, जिस व्यक्ति ने इस देश में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ा और उस चुनाव में बंटवारा का आधार बना था, उस देश के बंटवारे के लिए उस चुनाव को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरह से उस चुनाव को जनमत संग्रह माना जाता है, जिसके आधार पे ही इस देश का बंटवारा हुआ था, जिसमें बी पोकर साहिब बहादुर, दरअसल ये सब के सब अंग्रेजों का दलाल था, क्योंकि साहिब बहादुर का जो पद था, वो तगमा था, वे सब के सब अंग्रेज उन्हीं लोगों को दिया करता था जो उनके चमचे चाटुकार हुआ करते थे, जो उनके लिए काम करते थे। तो ये सब के सब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सब नेता, दरअसल ये सब के सब अंग्रेज का दलाल था उस टाइम में। जिस टाइम भारत की आजादी के लिए कहा जाता है कि ये सब के सब अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ये कैसे लड़ रहे थे, जो इनको साहब बहादुर तक का उपाधि अंग्रेज दे रहे थे। समझ जाइए ये सब किस लिए लड़ रहे थे। इसी सब के सहयोग से 1947 में आजादी के बाद मोहम्मद इस्माइल साहब की अध्यक्षता में इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। उसके बाद भी इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो इतिहास है आजादी के बाद भी बहुत ही भयावह है। 2002 में एक मराड़ नरसंहार हुआ था केरल में, जिस नरसंहार में 8 हिंदुओं को इन चरमपंथियों ने मार डाला था और उसमें 393 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उन गिरफ्तारियों में 62 ऐसे लोग थे जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य थे। समझ जाइए ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क्या कर रहा था उस समय और उसके बाद भी। ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और ये वही नेता इस्माइल साहब है, मोहम्मद इस्माइल साहब, जो सभा का सदस्य बनते हुए इन्होंने सिफारिश किया था कि आजाद भारत में भी मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें होनी चाहिए, मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद मुस्लिमों के लिए शरिया कानून होना चाहिए। संदेश है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दरअसल अब मुस्लिम मतदाताओं को सीधा संदेश देना चाहती है कि अब हम फिर से तुम्हारे तरफ ही लौट रहे हैं, अब तुम भी हमारे तरफ लौट जाओ इन क्षेत्रीय छत्रपों के साथ को छोड़कर। और अगर ऐसा होता है, अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुस्लिम वोट बैंक में अगर सीधा संदेश देने में कामयाब हो रहता है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि इन क्षेत्रीय छत्रपों का क्या हालात होगा। जिस वोट बैंक के ऊपर, जिस वोट बैंक के बल पे ये क्षेत्रीय छत्रप अपने आप को इतना बड़ा नेता समझ रहे इस देश में कि इनको लग रहा है कि वह एक कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी धूल चटा सकता है, इनकी स्थिति क्या रह जाएगी। जिसका अपने प्रदेश के अलावा कि देश के किसी भी दूसरे प्रदेश में कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है, कोई राजनीतिक कैडर नहीं है, वो लोग भी एक कैडर बेस्ड पार्टी को धमकाता है, डराता है कि हम तुम्हें वोट में हरा देंगे। तो दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के आड़ में इस तरह का बयान देकर सिर्फ और सिर्फ भारत के उस वोट बैंक समूह को सीधा संदेश देना चाह रहा है, जो वोट बैंक समूह कांग्रेस पार्टी से बिछड़ गया है कालांतर में। उस बिछड़े हुए वोट बैंक को अभी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में इनको सफलता मिला है, इससे इनको अब विश्वास हो गया है कि फिर से यह भारतीय राजनीति में अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस ला सकते हैं। और सभी को पता है कि अगर भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गति हुई है, खुद कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि उसके इस दुर्गति के लिए जितना जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कहीं उससे ज्यादा जिम्मेवार ये देश के क्षेत्रीय छत्रप है, जिनका अस्तित्व
जिनका राजनीतिक अस्तित्व ही कांग्रेस के विरोध में बना, जिनका राजनीतिक स्वरूप ही कांग्रेस के विरोध में तैयार हुआ, आज जिन क्षेत्रीय क्षत्रपों ने पूरे कांग्रेस पार्टी को अपने अपने राज्य में पूरी तरह से समाप्त कर दिया, निगल गया, उन्हीं क्षेत्रीय क्षत्रपों को निपटाने के लिए, उन्हीं को उनकी औकात बताने के लिए अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे आजादी से पहले जो भारतीय राजनीति में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जिस तरह का राजनीति कर रहा था, उसी तरह का राजनीति अब दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करने की शुरुआत किया है। एक तरह से कहिए तो आजाद भारत से पहले जो भारतीय राजनीति में जो जिन्ना था, उसी का यह दूसरा स्वरूप अब राहुल गांधी ले रहा है और कांग्रेस पार्टी ले रहा है। और यह सीधा सीधा मुस्लिम समाज में, मुस्लिम वोट बैंक में एक संदेश देना चाह रहा है कि मैं फिर से तुम्हारे लिए उसी तरह का जिन्ना हूं जिस तरह का जिन्ना आजादी से पहले मुस्लिमों के लिए हुआ करता था। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के इन तमाम बयानों से, इन तमाम कृत्यों से जितना ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा नुकसान इस क्षेत्रीय क्षत्रपों को है। और शायद इसी बात को ये क्षेत्रीय क्षत्रप भी समझ गए हैं और यही कारण है कि ये सब के सब ये जो विपक्षी दलों का एकजुटता होने की जो सिगुफा चल रहा है, जो ब्यार चल रहा है इस देश में, उस विपक्षी दलों के एकता में क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाना चाह रही है। तो आने वाले दिनों में राजनीति, देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहता है, राहुल गांधी के इन संदेशों को क्या मुस्लिम समाज सीधा सीधा लेता है या नहीं लेता है, और अगर लेता है तो फिर इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, इस सब का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव तथा उससे पहले के विधानसभा चुनावों में भी आप सभी को देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।